लिंक पे क्लिक किया और पैसे गायब। I welcome you all in first episode of digital video edition of FinTech Insider, जहाँ पर हम अलग अलग लोगों से उनके बैकग्राउंड और उनके करियर एक्सपीरियंस के हिसाब से सवाल पूछेंगे और कुछ नॉलेज हम शेयर करने की कोशिश करेंगे। इस पैटर्न में आज हमारा पहला एपिसोड है और हमने बात करी है हमारे ही बिजनेस के VP ऑफ इन्फो सिक्योरिटी एंड कंप्लायंसेस मिस्टर विल्सन सिंह। उन्होंने लगभग 20 साल से ज़्यादा काम किया है इस सेक्टर में और हमने उनसे जानने की कोशिश करी है आज के एपिसोड में कि कंप्लायंसेस क्यों फॉलो करना ज़रूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, इन्फो सिक्योरिटी क्या होती है, क्विजेस क्यों कराते हैं हर कंपनी, क्या उसका रेलेवेंस है, RBI की क्या रेगुलेशंस हैं जो हमें फॉलो करना मैंडेटरी होती है एज अ फिनटेक, और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब भी हम किसी ईमेल को ओपन कर रहे हैं या फिर किसी मैसेज के लिंक को क्लिक कर रहे हैं ताकि हमारे साथ कोई भी फ्रॉड ना हो सके। सर, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से आते हैं और कैसे आपने शुरू करा करियर अपना, सबसे पहले कहाँ जॉब करी, कितने साल हो गए, इतने सालों में कहाँ कहाँ आपने जॉब करी, क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है इस इंडस्ट्री में, थोड़ा सा आप हमें बताइए। थैंक यू सो मच कि आपने बुलाया बात करने के लिए। जर्नी स्टार्ट होती है करीब करीब आज से 2 डेकेड पहले, जब मैंने इस इंडस्ट्री को पकड़ा था। लाइक आई स्टार्ट माय ग्रेजुएशन, देन PG, देन मास्टर्स, एंड उसके बाद फिर इंडस्ट्री को ज्वाइन किया एज एन सपोर्ट इंजीनियर। जो जर्नी स्टार्ट होती है सपोर्ट इंजीनियर से विद वोडाफोन, एंड टिल नाउ आई एम विद यू लाइक नोबल पैटर्न एज एन VP। 2 डेकेड में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ चेंज होते देखा है, बहुत कुछ बदलते देखा है, कुछ नई चीज़ें आई हैं, कुछ बहुत सी चीज़ें हैं जो वापस चली गई हैं, मार्केट से आउट भी हो चुकी हैं। और इंडस्ट्री वाइज अगर बात करते हैं तो हाँ, डेफिनेटली इसमें टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ हो गई आपकी कॉन्टैक्ट सेंटर्स हो गए हैं, NBFCs हो गई हैं, बैंक्स हो गई हैं, ऑल द सेगमेंट्स। थ्रू आउट द जर्नी मैंने सारे सेगमेंट्स देखे हैं। तो सर, जैसे नोबल पैटर्न्स एक फिनटेक कंपनी है जहाँ पर हमारे ज़्यादातर जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं या जो बिजनेसेस हैं जिनके साथ हम काम करते हैं वो बैंक्स हैं, NBFCs हैं, इस तरह के इंडस्ट्री में हम काम करते हैं। यहाँ पर क्या रेगुलेशंस हैं जो बाकी सेक्टर से ज़्यादा इन्फोर्स्ड हैं आपको लगता है इन्फो सिक्योरिटी में या कंप्लायंसेस में, थोड़ा सा आप बताइए। डेफिनेटली, जैसे नोबल पैटर्न की अगर बात करते हैं हम लोग एज एन सपोर्ट सिस्टम है एंड फॉर द बैंक्स एंड NBFC। तो यहाँ पे जो रेगुलेशंस की बात करेंगे तो रेगुलेशन जितने भी इम्प्लीमेंट होते हैं एज पर द RBI नॉर्म्स। ओके। तो RBI की अपनी गाइडलाइंस हैं, अपने नॉर्म्स हैं टू द बैंक्स, NBFC, SEBIs एंड ऑल द एंटिटीज जो उनके साथ रजिस्टर्ड होती हैं। ओके। एंड द सिमिलर टू अस एज अ पार्टनर ऑफ नोबल पैटर्न विद द बैंक और द NBFC, वी प्रोवाइड द फाइनेंशियल सर्विसेज। करेक्ट। सेम सर्विसेज, हाँ, जो हम देख सकते हैं कंप्लाइंस जो है वो कंप्लाइंस हमारी सेफ पास सेम रहती हैं। एज पर द RBI वी हैव टू बी कंप्लाइंट ऑन द ITs, info security part, on IT like whatever the infrastructure part, and whatever the data integrity and data security is very much important here. तो ये चीज़ें कई सारी चीज़ें हैं, बट हाँ, ये कह सकते हैं कि गवर्नड बाय द RBI, तो हमको RBI के नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो मतलब जो RBI रेगुलेशंस बना रही है बैंक्स या NBFCs के लिए जो रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं, करेक्ट, वो नॉर्म्स हमें भी फॉलो करने पड़ते हैं क्योंकि हम वेंडर हैं ऑफ एनी NBFC और बैंक। समहाउ हाँ कह सकते हैं आप, क्योंकि आप क्या हैं, आप डायरेक्टली अटैच टू द RBI नहीं है, बट आप डायरेक्टली अटैच टू द बैंक हैं। तो बैंक अपने जो नॉर्म्स फॉलो करता है, बैंक्स नॉर्म फॉलो करता है RBI के, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमको फॉलो करने पड़ते हैं सेम टू सेम कंप्लायंसेस। ओके। तो सर, जैसे आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के सेगमेंट में लगभग 2 डेकेड से काम कर रहे हैं और आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते हैं कि इन्फो सिक्योरिटी क्या होता है। उनके लिए थोड़ा सा सिंपलर वे में आप थोड़ा समझाइए कि इन्फो सिक्योरिटी क्या होता है और वो बिजनेसेस के लिए, IT बिजनेसेस के लिए और फिर बैंकिंग से जुड़े हुए बिजनेसेस के लिए क्यों ज़रूरी है। देखिए, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो पार्ट है इट इज़ वेरी क्रिटिकल पार्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो भी डेटा आपका है, लाइक डिजिटल फॉर्म में जो भी डेटा अवेलेबल है वो सिक्योर रहता है कहाँ पे, वो आपके किसी ना किसी मीडियम में स्टोर रहता है, करेक्ट। अब इसकी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी का मतलब है कि इन्फॉर्मेशन इज नॉट गोइंग टू बी लीक आउट एनी, करेक्ट, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन आपके पास स्टोर्ड है,
उसके लीक आउट होने के चांसेस हो सकते हैं कैसे, या तो पर्सन टू पर्सन लीक आउट हो सकता है, या फिर आपको किसी मीडियम के थ्रू ट्रैवल करा के लीक आउट कर सकते हैं आप उसको। इस तरह के कई सारे मीडियम्स हैं जहाँ से हम इन्फॉर्मेशन लीक आउट, उन सारे पैरामीटर्स, उन सारे पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, सिक्योर करते हैं। Okay. ऑल द मीडियम्स, जिन जिन मीडियम से हम इन्फॉर्मेशन को ट्रैवल करते हैं, उन मीडियम्स को हम सिक्योर करते हैं। लेट्स सपोज कि आपने अगर जैसे ऑफिस में है, आपका डेटा क्रिटिकल है, आपको पता है कि हाँ आपका एम्प्लॉई उसको सिंपली ईमेल पर अटैच करके आपको भेज सकता है बाहर, करेक्ट, राइट? दिस इज द वन वे ऑफ इन्फॉर्मेशन लीक आउट। आप क्या करेंगे, वी कैन पुट सम पैरामीटर्स, पुट सम सिक्योरिटीज़ कि आप इन्फॉर्मेशन जब भी बाहर सेंड आउट करोगे वो हम ट्रैक आउट करेंगे उसको। ओके, इन्फॉर्मेशन ट्रैक आउट होगी, अगर रिक्वायर्ड डेटा है तो बाहर जाएगा, रिक्वायर्ड डेटा नहीं है तो बाहर नहीं जाएगा। ओके, इस तरह के डिफरेंट थिंग्स हैं जहाँ पे हम इनको यूज़ करते हैं। कि आरबीआई जो रेगुलेशंस बनाता है बैंक के लिए, अगर क्या ऐसा होता है कि कभी बैंक ने रेगुलेशन नहीं माना तो आरबीआई ने कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया हो? बिल्कुल। ओके, थोड़ा सा बताइए कोई इंसिडेंट। देखिए, आरबीआई जो रेगुलेशंस बनाती है, वैसे कि क्या कहते हैं कि आरबीआई अपनी कुछ गाइडलाइंस जारी करती है जो भी उनकी रजिस्टर्ड एंटिटीज़ हैं उनके लिए। उस केस में क्या है कि आरबीआई ने अपनी कुछ बेसिक गाइडलाइंस बनाई हुई हैं जो बैंकिंग ऑपरेशन के लिए हैं, कुछ गाइडलाइन बनाई है जो पर्टिकुलर उनके इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए, कुछ गाइडलाइंस बनाई है उन्होंने कि हाउ दे डू द ऑपरेशन एंड द सिक्योरिटी पार्ट, और कंप्लाइंस को भी देखते हुए। ओके, आरबीआई टाइम टू टाइम अपनी गाइडलाइंस को अपडेट करता रहता है एज पर द मार्केट कि हाँ कुछ नई चीज़ें आ रही हैं तो वो भी ऐड करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा, कुछ पुरानी चीज़ों को रिमूव भी करते रहता है। अगर आप बात करते हैं जैसे आरबीआई ने स्टार्ट किया था अपना रेगुलेशन, फिर डिजिटलाइजेशन जब आया, डिजिटलाइजेशन के बाद आप देखेंगे कि आरबीआई की गाइडलाइंस डे बाई डे इम्प्रूव हो रही हैं। एज पर अगर आप बात करते हैं लास्ट कुछ डेकेड्स पहले तो नॉर्मली ट्रांजेक्शन हुआ करते थे, आपको बैंक जाना पड़ता था, बैंक में चेक की लीव साइन करनी पड़ती थी, देन आप ट्रांजेक्शन डिपॉजिट करते थे या फिर कहीं और ट्रांसफ़र करते थे मनी। फिर आरबीआई ने आपका डिजिटल ट्रांजेक्शन स्टार्ट कराया। डिजिटल ट्रांजेक्शन में क्या होता था कि आप अपने ऐप पे आते हैं या बैंकिंग पोर्टल पे आते हैं, वहाँ से आप अपना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो इन दोनों फॉर्म में अगर देखेंगे तो आरबीआई की पहले गाइडलाइन क्या थी और अब की गाइडलाइन क्या है, वो बहुत कुछ ऐड हो जाती है उस केस में। आरबीआई ने क्या किया कि भाई अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं दैन यू हैव टू फॉलो सम स्पेसिफिक रूल्स, ओके, रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब उन रूल्स के साथ क्या है कि कहीं ना कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन लीक आउट भी हो सकती है, करेक्ट। उस इन्फॉर्मेशन को लीक आउट से बचाने के लिए आरबीआई ने अपनी कुछ और गाइडलाइन की कि भाई आपको रेगुलरली कंप्लाइंस को मॉनिटर करना है। अगर आपके यहाँ डेटा है, डेटा ट्रैवल कर रहा है तो उसको कैसे आप सिक्योर करेंगे अपने पास, उसके साथ साथ उसको रेगुलरली मॉनिटर कैसे करेंगे। अच्छा, तो वो सारी चीज़ें बैंक्स को या एनबीएफसीज को जो भी होती हैं सबमिट करनी पड़ती है एनुअली रिपोर्ट में अपने आरबीआई को। ओके, और लेट्स से कि आरबीआई ने कोई भी एक रूल बनाया या रेगुलेशन पब्लिश करी कि ये रूल फॉलो करना है सभी बैंक को। जैसे एग्जांपल के लिए एक मैं यूज़ केस आपको बताता हूँ। रिसेंटली अभी एक बैंक्स के लिए ये रेगुलेशंस आई थी कि आपको अपना नेट बैंकिंग को और सिक्योर करना है, Correct. उसका इंटरफेस, फिर उसके पीछे की चीज़ें कि किस तरह से आप कस्टमर का डेटा मैनेज कर रहे हो, वो लीक तो नहीं हो सकता इस तरह से। उसमें से एक बैंक हमने देखा जो बहुत चर्चा में था, जिसने क्या किया कि रेगुलेशंस फॉलो करने के लिए सिर्फ अपना यूआई चेंज कर दिया। बिल्कुल। तो ऐसा करने पर बैंक को आरबीआई उसको कैसे मॉनिटर करता है और उसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं बैंक के लिए? देखिए, आरबीआई जैसे जो इंसिडेंट की आप बात कर रहे हो, जिस बैंक की आप बात कर रहे हो, उन्होंने क्या किया था पहले बताता हूँ आपको। उन्होंने क्या किया कि आरबीआई ने कुछ नए, वैसे भी आरबीआई जब भी कोई नॉमिनेशन वो लाता है, गाइडलाइन लाता है, आरबीआई आपको टाइम देता है। ओके, लेट्स सपोज कि आपको विद इन 6 मंथ ये चीज़ें कंप्लाइंस हैं, इनको अपना कंप्लीट करना है, क्योंकि इन अ डे अगर कोई बैंक अपनी स्ट्रक्चर को चेंज करे या फिर इन्फो सिक्योरिटी को चेंज करे नहीं पॉसिबल है। तो उसके लिए आरबीआई टाइम देता है कि आप विद इन 6 मंथ, विद इन 12 मंथ या विद इन 10 मंथ, इस तरह से कुछ भी टाइम देगा कि आप बाय दैट डे यू हैव टू इम्प्रूव द सिक्योरिटी, और ये गाइडलाइन है तो इसको फॉलो करना आप स्टार्ट कर दीजिए। फिर आप जिसकी बात कर रहे हैं कि जीयूआई की बात, कि बैंक्स ने बोला, आरबीआई ने बोला कि आप थोड़ा सा सिक्योरिटी पैरामीटर्स इंप्लीमेंट कीजिए, थोड़ा एक्स्ट्रा कीजिए। करेक्ट। उस केस में क्या हुआ, कुछ बैंक्स हैं उन्होंने अपना फ्रंट एंड चेंज कर दिया। करेक्ट। फ्रंट एंड का मतलब जो आप देखते हैं नेट बैंकिंग का पोर्टल हो गया, फिर Correct. आपका एप्लीकेशन होता है, उस पर उन्होंने अपना ग्राफिक्स चेंज कर दिया, डिजाइनिंग चेंज कर दी, लेआउट चेंज कर दिया, बट बैक एंड सिस्टम सारा कुछ सेम था। उस केस में आरबीआई के पास राइट्स है, वो क्रॉस चेक करता है, क्रॉस चेक करने के बाद आरबीआई उनके पास आता है, देखता है, उनको ऑडिट करता है, और उस ऑडिट में अगर वो फेल होते हैं तो आरबीआई पेनल्टी भी कर सकता है, आरबीआई उनके लाइसेंस कैंसिल भी कर सकता है,
अगर आप थोड़ा पहले याद करेंगे 2020-21 के आसपास कई सारे ऐसे एनबीएफसी थे जिनके आरबीआई ने लाइसेंस कैंसिल किए थे। अच्छा, क्योंकि उन्होंने जो आरबीआई की अपनी गाइडलाइंस हैं या फिर जो कंप्लाइंस हैं उनको फॉलो नहीं किया था। ओके, तो सर मेरे को याद आ रहा है एक बैंक ने ऐसा करा था कि उन्होंने कुछ रेगुलेशंस फॉलो नहीं करी और वो क्रेडिट कार्ड्स अपने बहुत तेज़ी से बांट रहे थे जस्ट टू गेन दी मार्केट शेयर। कुछ रेगुलेशंस फॉलो ना होने की वजह से आरबीआई ने उन पे बैन लगा दिया था कि आप 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए एप्लीकेशंस नहीं ले सकते हो क्रेडिट कार्ड या लोन की। अब इसमें एक आप थोड़ा समझाइए कि मॉनिटर कैसे करते हैं ये लोग, और अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कितने दिन बाद इनको कोई रेगुलर स्पैन है जो ऑडिट कराना पड़ता है? बिल्कुल। ओके, जिस बैंक को अपना जो एनुअल ऑडिट होता है, एनुअल ऑडिट रिपोर्ट, वो सबमिट करनी पड़ती है अच्छा। एवरी ईयर। ओके, तो जितने भी ऑडिट्स होते हैं वो एवरी ईयर उनको जो भी चेंजेस है उसके ऊपर ऑडिट करना पड़ता है। ऑडिट करने के बाद उसकी रिपोर्ट जनरेट होती है, रिपोर्ट जनरेट होकर आरबीआई को सबमिट करनी पड़ती है। तो ये इनका एक प्रोसीजर रहता है इसके ऊपर। तो बैंक्स क्या करती हैं कि नॉर्मली अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी इन्फो सिक्योरिटी टीम होती है उनकी, या फिर जो आउटसोर्स टीम होती है, कई बैंकों के साथ प्रॉब्लम क्या आती है वो बताता हूँ आपको। कि वो क्या करते हैं कि अपनी टीम्स को लाइक उन्होंने कुछ फंक्शंस लिए अपने कुछ पर्टिकुलर फंक्शन की पे कि मैं क्रेडिट कार्ड का सेगमेंट है मेरा, मैंने क्या किया उसको उठा के आउटसोर्स कर दिया। तो उस आउटसोर्स करे हुए सेगमेंट में बैंक की लायबिलिटी है कि वो जिसको आउटसोर्स कर रहा है उसकी वो एक ऑडिट रिपोर्ट करे, उसका भी ड्यू डिलिजेंस करे कि वो करते क्या हैं एक्चुअल में, क्या वो कंप्लाइंस को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस केस में। ओके, है ना सर। मेरे को एक किस्सा याद आ गया सिंस हम इन्फो सिक्योरिटी के ऊपर बात कर रहे हैं। मेरी पिछली कंपनी में एक मेरा फ्रेंड था जिसको एक ऐसे फाउंडर की ईमेल आईडी से मेल आया कि आपको एक एक्टिविटी दी जा रही है और इसको कॉन्फिडेंशियल रखना और इस टाइम स्पैन के अंदर इसको पूरा करना है और उसके बाद आपको एक एक्स अमाउंट का वाउचर या एक्स अमाउंट का गिफ्ट हैम्पर कुछ या ट्रैवल का वाउचर कुछ मिलेगा। उस बंदे ने उस पर क्लिक किया और उसकी वजह से उसको कुछ मॉनेटरी लॉस हो गया, कुछ पैसा उसका चला गया। ऐसे फ्रॉड को क्या हम कैसे हैंडल कर सकते हैं? हमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि हम इस तरह के फ्रॉड से बच सकें, और आइडेंटिफाई करने का कि ये जेन्युइन ईमेल है या फिर फेक ईमेल है, क्या तरीका है सर? देखिए, जिस आपका इंसिडेंट आपने बताया उस इंसिडेंट में क्या हुआ कि आपके एम्प्लॉय के पास एक या फिर आपके जो फ्रेंड थे उनके पास एक ईमेल आता है, करेक्ट, उनके ऑफिशियल ईमेल आईडी पे, राइट। तो उस ईमेल में लिखा होता है कि हाँ ठीक है, आई एम फ्रॉम योर बॉस या योर आपके एमडी हो गए हैं या फिर आपके क्या कहते हैं रिपोर्टिंग हेड हो गए हैं, जो भी हैं उस तरह का होगा। एक सिंपल से एक 1 लाइनर मैसेज होगा, उस मैसेज के साथ उसे किसी भी तरह से इंगेज करना है, इंगेज करके उसको अपने पास कनेक्ट करना है विद अदर मीडियम अदर देन ईमेल। तो मोस्टली इस तरह के जो स्कैम्स आपके पास आते हैं ये फिशिंग अटैक्स होते हैं। ओके, तो फिशिंग अटैक्स में भी क्या है कि बहुत सेगमेंट्स हैं अलग अलग के। तो फिशिंग में जैसा कि आप अगर कोई पर्टिकुलरली आपकी कंपनी के पास इस तरह की ईमेल भेज रहा है तो बहुत टारगेटेड फिशिंग है ये। ओके, उसको पता है कि ये फिशिंग मैं पर्टिकुलर इस कंपनी के साथ करने जा रहा हूँ, तो उसके आपके एम्प्लॉय का कंपनी का ईमेल आईडी उसके पास है, वो आपको एक ईमेल भेजेगा, उस ईमेल से कम्युनिकेशन करेगा, वहाँ से उसको ट्रांसफ़र करके कहाँ ले जाएगा, वो ले जाएगा अपने पास व्हाट्सएप पे या अदर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन पे। ओके, जहाँ वो आपसे कम्युनिकेशन करना स्टार्ट करेगा कि ठीक है एक काम कीजिए, यू जस्ट सेंड मी सम वाउचर्स ऑफ अमेजोन, फ्लिपकार्ट, करेक्ट, एनी ऑफ वाउचर। वो मांगेगा आपसे, जैसे वो वाउचर मांगेगा आप वाउचर्स को दोगे, देन वो क्या करेगा, वाउचर यूज़ करेगा और आपको टाटा बाय बाय। अच्छा, ओके। तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करें सर? जैसे मान लीजिए मेरे हायर मैनेजमेंट से ईमेल आया, तो हम सब इसी तरह से सेंसिटाइज्ड हैं कि अगर ऊपर से कोई ईमेल आया है तो हम उसको तुरंत हमें रिस्पॉन्ड करना है। हाँ, या तो कुछ इसके क्या हैं, कुछ हाइलाइटर्स हैं। अगर आप बात करते हो कि ईमेल को कैसे हम पता करें कि ये फिशिंग है, करेक्ट, तो कुछ पॉइंटर्स हैं जिसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि जब आपके पास किसी कंपनी के अकाउंट पे ईमेल आ रही है तो आपका सेंडर कौन है, पहली चीज़। ओके, सेकंड, बिहेवियर ऑफ कंटेक्स्ट। अगर आपका जो कंटेंट आ रहा है ईमेल के अंदर, नॉर्मली अगर आप इंटरेक्ट करते हो अपने रिपोर्टिंग हेड से तो आपको ही पता है कि वो किस टाइप की ईमेल आपको टाइप करते हैं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ईमेल होती है, राइट। थर्ड थिंग, जिस डोमेन से ईमेल आ रहा है वो आपको वेरीफाई करना चाहिए कि ईमेल कहाँ से आ रहा है,
फिर आपकी जो कंपनी है, कंपनी ने कुछ पैरामीटर्स लगा रखे होंगे जो ये बताती है कि ये ईमेल आपकी कंपनी की तरफ से नहीं आया, फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ योर कंपनी। तो वो कुछ हाईलाइटर्स हैं जिनको आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप जैसे ही उसकी ईमेल को चेक करेंगे कि हाँ कि ये जो सेंडर है, सेंडर की ईमेल एग्जैक्टली जो आपका सपोज कि आपको जो आपके रिपोर्टिंग हेड है नवीन जी हैं, तो नवीन जी ने आपको मेल करनी थी, तो आपको उसके सिग्नेचर में नवीन नाम लिखा मिल रहा है, बट आप जब मेल चेक करोगे तो मेल पे आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे नवीन हो सकता है बट @ आपकी company.com नहीं होगा। अच्छा, वो XYZ या कुछ और भी हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो चेक करने के लिए कि आपको डोमेन चेक करना पड़े सेंटर कौन है। अनटिल एंड अनलेस आप सेंटर वेरीफाई नहीं करते हैं अब तब तक आपको रिस्पॉन्ड नहीं करना उसके ऊपर। ओके सर, थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि जैसे अभी हम शुरुआत में बात कर रहे थे कि हाँ। इन्फो सिक्योरिटी गेट चेक की तरह काम करती है कि हमारे नेटवर्क में कौन सा मेल आ रहा है, कौन सा नहीं आ और क्या डेटा बाहर जा रहा है। इस तरह की जब मेल आती हैं, स्पैम ईमेल बोल सकते हैं इन्हें, वहाँ पर हम क्या चेक करते हैं और क्या ऐसे सिनेरियोज हो सकते हैं जिनसे कि ये मेल्स बाईपास होकर एंट्री कर लेती हैं? देखिए होता क्या है, नॉर्मली जो सिस्टम लगाया हुआ है, तो सिस्टम इन द सेंस कि आप ये कह सकते हैं कि हमने कुछ बीच में कुछ हमने DLP यूज़ करते हैं या फायरवॉल यूज़ करते हैं या फिर एंटी फिल्टरिंग यूज़ करते हैं या ईमेल के लिए कुछ और टूल्स हम लोग यूज़ करते हैं फिल्ट्रेशन के लिए, कि जिसमें हम ये पास आउट करते हैं कि इन्फॉर्मेशन सही सोर्स से आ रही है या फिर नई सोर्स से आ रही है। राइट। तो बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं कि अपने एंड पे कुछ फायरवॉल इंप्लीमेंट कर ली, ठीक है, उसमें स्पैमिंग अगर कुछ आ रहा है या अटैचमेंट कुछ आ रहा है तो वहाँ पे वो रोक लेता है उसको। बट जब आप बात करते हैं कि हाँ ईमेल में जस्ट सिंपल टेक्स्ट मैसेज आया आपके पास, तो नॉर्मली क्या है कि हम अटैचमेंट को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, जो कंटेंट है उसको हम नॉर्मली समझते हैं कि वही कम्युनिकेशन कंटेंट है, हो सकता है कि आपको कोई भेज रहा हो, तो वो पास आउट होकर आपके पास पहुँच जाती है। बट ये चांसेस भी बहुत कम होते हैं क्योंकि हमारे पास हाई लेवल सिक्योरिटीज़ हैं आज के डेट में, बट स्टिल जो स्कैमर्स हैं, जो हैकर्स हैं, वो आपसे ज़्यादा स्मार्ट हैं आज की डेट में।